नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा आपका क्लास 8 का न्यू गुलमोहर हिंदी व्याकरण से जो क्लास चल रही है तो उसमें क्या है, अभी हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। लेसन 8 में आपका बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास पढ़ चुके हैं, द्विगु समास पढ़ चुके हैं और हमारा क्या है आपका 5वां नंबर है आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि 2 सेकंड लगेगा, आप हमारे फटाफट चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, जो भी कुछ आपको आ रहा है समझ में या फिर नहीं आ रहा है तो आप लिख करके भेजें, ठीक है, कमेंट में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए आज हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे क्लास को। तो आज का क्लास हमारा है, इसमें हम पढ़ेंगे द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास हम पढ़ते हैं। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, अर्थात कोई पद गौड़ नहीं होता। इसमें क्या है देखिए, अभी हम देखेंगे ऐसे करके, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे पूर्व पद होता है आपका। बार बार करके बताती हूँ कि प्लस के पहले वाला ही पूर्व पद कहता है और दूसरा पद उत्तर पद, दोनों मिलाकर जो बनता है वह समस्त पद होता है। तो यह जो है समस्त पद यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो क्या होगा आपका जो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही क्या होगा आपका, दोनों ही प्रधान होगा, अर्थात इसमें दोनों पद ही प्रधान होगा। ठीक है, गौड़ कोई नहीं होगा। ठीक है, इसमें दोनों ही पद प्रधान होगा, पूर्व तथा उत्तर। इस बात को आपको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है अपने माइंड में। द्वंद्व समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, गौड़ कोई नहीं होता है। ठीक है, तो समस्त पद बनाते समय दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय अव्ययों जैसे कि और तथा या आदि को हटाकर उनके स्थान पर योजक चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, योजक चिन्ह जो ये आपका जो स्लीपिंग लाइन है यही आपका योजक चिन्ह होता है। ठीक है, यहाँ पे स्लीपिंग लाइन का ब्रैकेट में दिख रहा होगा आपको, तो यह जो है आपका योजक चिन्ह होता है। और तथा या को हटा करके यह लगाया जाता है उसके स्थान पे, और या फिर या को हटाकर उसके स्थान पे इस चिन्ह को लगा दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण में देखेंगे है चाय या काफ़ी। ठीक है, चाय या काफ़ी, तो इस तरह से हम मतलब नहीं लिख करके हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, या को हटा देंगे, यहाँ स्लीपिंग लाइन दे करके हम इस तरह से चाय काफ़ी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है चाय काफ़ी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, स्लीपिंग लाइन लगा करके डायरेक्ट ही हम उसको लिख देंगे। ठीक है, तो इसके देखेंगे कैसे होते हैं इसके उदाहरण। तो देखिए माता पिता, ठीक है, ये समस्त पद है माता पिता, क्योंकि योजक चिन्ह पहले लगा हुआ है। तो इसका विग्रह जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, बीच में और या फिर या लगाएंगे, तो माता और पिता। ठीक है, आपका बनेगा। इसी तरह से देखेंगे तो नदी, ठीक है, और नाले। तो नदी और योजक चिन्ह नाले है, तो योजक चिन्ह को हम और या पढ़ते ही हैं। तो जब विग्रह करेंगे तो नदी और नाले ऐसे लिखेंगे। बाप दादा, ठीक है, बाप दादा, तो जो स्लीपिंग लाइन दिख रहा है वह तो है योजक चिन्ह, और ये समस्त पद है, क्योंकि बाप दादा लिखेंगे तो इस तरह से समस्त पद पढ़ा जाएगा और इसके लिखने का ही तरीका यही होगा। ठीक है, और जब विग्रह करेंगे तो तोड़ेंगे तो बाप या दादा, बीच में या फिर और लगाएंगे। ठीक है, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा जो है छोटा और बड़ा ऐसे लिखेंगे। पाप पुण्य में पाप तथा पुण्य ऐसे जब विग्रह करेंगे तो लिखेंगे। ठीक है, तो अन्य जल, अन्न जल में देखेंगे, अन्न जल में तो अन्न और जल ऐसे लिखेंगे, खट्टा और मीठा। रात और दिन, हार और जीत ऐसे लिखेंगे। राधा कृष्ण, हार या जीत होता है, हार और जीत नहीं होता है, तो हार या जीत इस तरह से मतलब आपको बनाना होगा इसमें। तो क्या होता है आपका, यह द्वंद्व समास है। इसके दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद ही प्रधान होते हैं, क्योंकि माँ और बाप दोनों अलग अलग तो नहीं हो सकते, दोनों ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें दोनों पद इसलिए समान होते हैं, दोनों ही प्रधान होते हैं, गौड़ कोई नहीं होता है। बीच में योजक चिन्ह लगता है और जब विग्रह करते हैं तो और या लिख देते हैं योजक चिन्ह के स्थान पे। ठीक है, यह क्या होता है आपका द्वंद्व समास होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है द्वंद्व समास। ठीक है, तो थोड़ी सी बस बातें ध्यान रखनी होगी आपको कि
प्लस के पहले पूर्व पद, प्लस के पीछे उत्तर पद, दोनों पद प्रधान, ठीक है, बीच में योजक चिन्ह, विग्रह करते समय और या इतनी बात को आपको ध्यान देना होगा द्वंद्व समास के लिए, ठीक है। तो द्वंद्व समास बहुत ही आसान है, अब आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलेंगे हम, तो आगे हम देखेंगे आपका एक और है जैसे पूर्व पद कोई अव्यय, ठीक है, तो अव्ययी भाव समास, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में हम देखेंगे आपका जिस समास का पहला पद कोई अव्यय, ठीक है, अविकारी, ठीक है, जिसका मतलब किसी लिंग या वचन के आधार पर क्या होता है, जो परिवर्तित नहीं होता है, वो वाले शब्द, ठीक है, जो हमेशा एक जैसे किसी में भी लगेंगे, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, एक वचन हो या बहुवचन हो, सब में वह शब्द प्रयोग में आता है, उसी को जो है हम अविकारी कहते हैं, ठीक है। उस समास को अव्ययी भाव समास कहते हैं जिसमें वह शब्द लगा होता है, जैसे यथा शब्द जो है किसी में भी लग जाएगा, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या कैसे भी शब्द हो, और यह परिवर्तित नहीं होगा वचन या लिंग के आधार पर, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे जैसे यथा और समय, ठीक है, के योग से बना है, इसका पूर्व पद यथा एक अव्यय है, इसका विग्रह होगा समय के अनुसार, ठीक है। यथा समय का विग्रह जब करेंगे तो कैसे विग्रह होगा, समय के अनुसार। तो इसका उदाहरण देखेंगे और समझेंगे हम। तो देखिए उदाहरण है यहाँ पे यथाशक्ति। तो यथाशक्ति, यथा शब्द क्या है आपका, अव्यय है, ठीक है, अव्यय है, उपसर्ग या प्रत्यय हो सकता है, ठीक है, उपसर्ग होता है, तो अव्यय है यथा शब्द, ठीक है। और यथा का जब यथाशक्ति का जब हम विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, शक्ति के अनुसार, ऐसे विग्रह होगा, ठीक है। यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। भरपूर, भर क्या है आपका, अव्यय है, ठीक है, और पूरा भरा हुआ, ऐसे हम इसका लिखेंगे विग्रह। आमरण, ठीक है, मरण तक, आमरण का क्या होगा विग्रह, मरण तक, ठीक है। बेमिसाल, तो जिसका मिसाल न हो, बेमिसाल मतलब जिसका मिसाल न हो। प्रतिदिन, ठीक है, तो प्रतिदिन का क्या होगा, प्रति शब्द क्या है आपका, अव्यय है, और प्रत्येक दिन, हर दिन, इस तरह से आपका विग्रह करेंगे। हर घड़ी, हर शब्द क्या है आपका, हर घड़ी जो है क्या है आपका समस्त पद है, और हर शब्द आपका क्या है, अव्यय है, और उसका जब हम विग्रह करेंगे तो घड़ी घड़ी ऐसे लिखेंगे। प्रत्येक, प्रति क्या है आपका अव्यय है, और प्रत्येक शब्द जो है आपका समस्त पद है, तो उसका जब विग्रह करेंगे तो प्रत्येक मतलब एक एक, ठीक है। बा अदब, बा अदब में बा क्या है आपका, बा जो है आपका अव्यय शब्द है और अव्यय है, और उसका जब हम विग्रह करेंगे तो अदब के साथ, ऐसे हम उसका विग्रह करेंगे अदब के साथ, ठीक है। तो ऐसे होता है आपका अव्ययी भाव समास का। तो उपसर्ग देखने को मिलेंगे जैसे यथा, भर, आ, बे, ये सारे क्या हैं आपके उपसर्ग हैं, उपसर्ग वाले होते हैं, उपसर्ग होते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा कि आगे उपसर्ग लगा हो और पीछे मतलब कोई और शब्द हो तो वह क्या होगा आपका अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास का उदाहरण होगा। और जो है यह ऐसा उपसर्ग होता है जो क्या है कि आपका परिवर्तित नहीं होता है लिंग या वचन के आधार पे। तो इस बात को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास जो है बहुत ही आसान है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें तो फटाफट से समझ जाएंगे कि अव्ययी भाव समास का यह उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह से बस आपको आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा अव्ययी भाव समास। तो आज का जो था आपका कौन कौन सा समास था आपका, द्विगु समास और अव्ययी भाव समास जो है, सारे समास जो है यहाँ पे क्या हो जाते हैं आपके कंप्लीट हो जाते हैं, और ज़्यादा नहीं। और आगे का जो भी है बचा हुआ है अंतर करना है सब नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ, पढ़ते रहें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।